अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल टॉक्स के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज की हमारी मेहमान शख्सियत तालीम के शोबे से वाबस्ता है और ये हमारे माशरे का एक अहम सतून है। तालीम हर बच्चे, हर बूढ़े, हर तमाम लोगों के लिए ज़रूरी होती है और स्पेन में ख़ासकर हमें अभी तक तालीमी मैदान में बहुत सी मुश्किलात हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। आसिम रज़ाक साहब बहुत अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं। मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये सिर्फ हम क्योंकि आपके मुतल्लिक़ लोग जानते हैं सारा कुछ, तो उसकी तमहीद की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारा स्पेन का जो मौजूदा निज़ाम तलीम है उसमें यहाँ का जो मुरवजा तरीक़ाकार है उसमें तो बच्चे के जो वालिदैन हैं वो उनको स्कूल में दाखिल करवाने से पहले मुख्तलिफ़ स्कूल्स का विज़िट करते हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक स्कूल का इंतखाब करते हैं और फिर बच्चे को दाखिला दिलवाते हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ आते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरफ, तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है, जो यूनतामिंटो के ख़ास कर लोग जिन तक हमारी रसाई हुई या हमसे बात हुई, उनका कहना है कि वो बच्चों की तालीम में इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, ना ही वो स्कूल में आकर इतना टाइम देते हैं। और दूसरी तरफ जो वालिदैन हैं उनकी ये हमेशा से शिकायत रही है कि जी हमारे बच्चों के साथ एक गैर मुसावी सलूक किया जाता है और हमें स्कूलों में सही स्कूल का इंतखाब करने में मुश्किलात होती हैं। हमारी मर्ज़ी का स्कूल नहीं दिया जाता, हमारे इलाके में नहीं दिया जाता, बच्चों को मुख्तलिफ़ स्कूल्स में बांट दिया जाता है जो हमारे लिए मुश्किल होता है उनको लाना ले जाना। तो इन मुश्किलात को आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि सबसे पहले हमें कानून को समझना पड़ेगा, इनके सिस्टम को समझना पड़ेगा। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा। बहुत सारे वालिदैन को उसमें बहुत कम परसेंटेज इस तरह के जिनको सारे प्रोसेस का पता है। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से मुश्किलात का शिकार होते हैं। फ़र्ज़ मैं स्कूल में काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मामला इस तरह के आते रहते हैं। जिस तरह आपने बोला कि वालिदैन को शिकायत रहती हैं और अजूनता तो महकमा एजुकेशन को अपनी तरफ से शिकायत हैं। वो सच्ची मसला ये है कि जब ये सिस्टम शुरू होता है स्कूल का एडमिशन, आप ये देखें कि अभी से शुरू हो चुका, मार्च में दाखिले शुरू होंगे, सर इसका प्रोसेस चलता रहेगा, सितंबर में क्लासें शुरू होंगी। मसला ये होता है कि जो हम जब विजिट स्कूल का करते हैं सबसे पहले इनका पॉइंट टेबल होता है। पॉइंट टेबल में मार्क्स होते हैं, नंबर मिलते हैं। सबसे पहले नंबर आते हैं जहाँ की आपकी पादरून चल रही है, जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके जो करीब तरीन स्कूल होगा उसमें आपको पॉइंट आपके आएंगे। उसके बाद होता है कि अगर आप पेरेंट्स में से माँ या बाप उस इलाके में काम करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखा हुआ है, वर्किंग एड्रेस, उसके नंबर अकाउंट करते हैं। अगर उनका बच्चा पहले उसी स्कूल में जा रहा है उसके प्लस नंबर आते हैं। बच्चे को कोई माजूरी है उसके नंबर होते हैं। बच्चे के वालिदैन में से कोई उस स्कूल में पढ़ाता है उसके नंबर होते हैं। ये बहुत सारे नंबरिंग करने के बाद जितनी सीटें अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से फिर उन नंबरों को दी जाती हैं। बिल्कुल कोई इस तरह का नहीं है कि हमारे बच्चे को दूर फेंक देते हैं, दूसरे बच्चे को नज़दीक ले जाते हैं। उसमें ये होता है कि सर जी जब आप टाइम के मुताबिक दाखिला नहीं करवाएंगे तो वो फिर दाखिले के टाइम गुजरने के बाद, मेरा ख्याल है अभी वो 7 से दाखिले शुरू होंगे और मेरा ख्याल 12-15 मार्च तक चलेंगे। मेरा डेट एग्जैक्ट कन्फर्म नहीं है मेरे ज़हन में। उस एक दिन विवाद हो गया, वो टाइम से आउट हो गया। अब वो क्या होगा कि जब आप दाखिला बाद में करवाएंगे जो अवेलेबल सीटें होंगी जो बच जाएंगी उनमें से आपको दिया जाएगा। उसके अलावा एक बच्चे में, क्योंकि वो बच्चों के जो भाई बहन पहले पढ़ रहे हैं उनका पहले आपको होता है। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ 50 सीटें होती हैं, 2 लीनिया का स्कूल है, 2 सेक्शन जिसको हम कहते हैं, 25 और 25।
और पिछले साल 44 बच्चे 44 बच्चे बहन भाइयों के आ रहे थे, यानी उन्होंने 6 सीटें ऑफर की, उसमें से नंबर वाइज जिसका नंबर आएगा उसको दाखिला मिल जाएगा। दूसरी एक बात होती है कि जब टाइम हमारा हमसे गुजर जाता है, हम बाद में करवाते हैं, तो वो फिर ये होता है कि जिस स्कूलों में जगह अवेलेबल होगी आपको वहाँ पे दाखिला दिया जाएगा। ये कोई बात नहीं कि किसी को राइट दी जाती है किसी को नहीं, आपके पास अपील का राइट ऑफ अपील होता है। आपको स्कूल का दाखिला दिया गया, आपको मंजूर नहीं, अपील कर दो, और अपीलों को बड़े मुनसफाना तरीके से करके फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। सिर्फ सिस्टम समझ लें। उसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम मैं कर दूं, अभी जब दाखिले शुरू होंगे, जब दाखिला फॉर्म होता है उस पर बहुत सारे लोग एक ऑप्शन लिखते हैं जी, मेरा घर के स्कूल फ़र्ज़ करो कोई आसो एक ही स्कूल मेरे घर के नज़दीक, मैं वहाँ पे ऑप्शन लिख दूँ 1 नंबर। हालांकि रिकमेंडेड है कि आप प्लीज़ एक ऑप्शन ना लिखें, 5-6 स्कूलों का लिखें जो आपके घर के नज़दीक है। एक ऑप्शन का क्या नुकसान होता है, उसमें अगर बहन भाई आ गए 50 में से 40, 10 सीटों में से कोई मजदूरी के कोटे में आ गए, किसी कोटे में आ गया, तो वो नंबर वाइज फुल हो जाएंगे। उसके बाद सर जी क्या होगा, आप कहेंगे चल यार कोई नहीं, ये नहीं तो ये मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिलेगा अगर आपने दाखिला फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ। फिर क्या होगा, सारे दाखिले क्लोज होंगे, जो उनसे स्कूलों में सीटें बचेंगी उन स्कूलों में बच्चे को बांट दिया जाएगा। इसलिए आप राब्ता करें जुनतामंद के साथ, बहुत सारे लोग हमारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, इनके तरबीती कोर्स करवाए जाते हैं, वहाँ पर आपको हर तरीके की सहूलत मिलेगी। आप पहले इंफॉर्मेशन लें, सिस्टम को समझें, उसके मुताबिक करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि आपकी 50% से ज़्यादा मुश्किलात कम हो जाएंगी। दिलचस्पी की आपने बात की कि हमारे लोग दिलचस्पी नहीं लेते, सारी बात सच नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा सच है उसमें, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मैं स्कूल में सर जी काम करता हूँ पिछले 3-4 साल से, मैंने देखा कि कितना मुश्किल होता है हमें वालिदैन को इंगेज करना स्कूल के साथ। वो मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है उसके लिए घंटे चाहिए। इंगेज आप हो जाएं उसके साथ, अगर बच्चों को चाहते हैं कि आगे बढ़ें, और सभी चाहते हैं, तरीकाकार साथ थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे पाकिस्तान के स्कूलों का जब हम पढ़े हुए थे और इनके स्कूलों का, जितना ज़्यादा इंगेज आप स्कूल के साथ होंगे इतने ज़्यादा बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा, टीचर से डिस्कशन होगी, और जो भी कोई ऊंच नीच हुई तो दोनों मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। एक और बात जो बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस भी माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में आप किस कदर शामिल हुए हैं, उसकी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं। तो क्या आपने स्कूलों में देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने इस माशरे को एक्सेप्ट कर लिया है और इस माशरे में वो घुल मिल रहे हैं, या अभी भी वो अलग थलग हैं? जी, बड़ा अच्छा सर आपने सवाल पूछा, बड़ा मुफस्सल जवाब बनता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको मुख्तसर करके बयान करूँ। बच्चे हमारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेट हुआ जाए, इन बच्चों के साथ घुला मिला जाए और सबको एक साथ आगे लेके चला जाए। लेकिन सर उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें होती हैं कि एज आ फैमिली, एज आ पेरेंट्स, हमें बच्चों को सेगमेंटो यानी बच्चों के साथ चलना पड़ता है जब तक बच्चे का तलीमी कैरियर चल रहा है। उसमें देखें, मैंने पहले सवाल में बात की थी कि जितना हम इंगेज होंगे स्कूल के साथ, स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं सर, बच्चों के वालिदैन पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बुलाया जाता है। कुछ दिनों में कोविड की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैंने खुद में सर देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे लोग या इमिग्रेंट्स दूसरे भी कह लें, वो वालिदैन नहीं आते, मजबूरियाँ भी हो जाती हैं। वो क्या होता है, फिर बच्चा अपने आप को अकेला सा महसूस करता है। उसके अलावा नसाबी सरगर्मियों के अलावा जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ होती हैं सर, उसमें अगर जितना हिस्सा लेंगे बच्चे, क्योंकि नसाब जब होता है, क्लास की बात होती है, तो क्लास में बच्चे अपना नसाब पढ़ेंगे, बैठेंगे, पेपर देंगे, हल करेंगे, प्रोफेसर की सुनेंगे। असल में घुलना मिलना दूसरे बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ इस तरह होता है सर, जब आप स्कूल से बाहर ना आएंगे तो वो जो एक्स्ट्रा स्कूल की सरगर्मियाँ होती हैं, वो गेमें करवा लें, स्पोर्ट्स करवा लें, बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जिसमें हमारी अभी तक वो शमूलियत बहुत सारी उसकी रेशो कम है। यहाँ पर यानी बार्सिलोना सिउता भैया में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जुनतामंद बहुत ज़्यादा ऑफ़र करती है चीज़ें और बहुत ही कम प्राइस में। मैं फिर वही आऊँगा, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहें बहुत सारे ज़राए से हमें मिल जाएगी।
اس میں کیا ہوتا ہے سر، اگر آپ ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن شام کو اسکول سے نکلنے کے بعد بچے انہی اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو میرا خیال ہے ان کو آپس میں انٹیگریٹ ہونے میں، ایک دوسرے کی معاملہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور دوسرے بچے سر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں جب اسکول سے نکلتے ہیں تو وہی چند کا گروپ ہوتا ہے جس میں ہم خود اٹھتے بیٹھتے ہیں. لینگویج پرابلمس کی وجہ سے دوسرے پیرنٹس ہوتے ہیں دوسرے بچوں سے، ان سے بات وغیرہ نہیں کی جاتی. اور میں نے کچھ معاملات اور بھی دیکھے، جب کوئی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے ان کو بلایا جاتا ہے جو ہمارے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو والدین کام کی مجبوری سمجھ لیں اور مجبوری سمجھ لیں تو وہ نہیں لے جا سکتے. یہ کہنے کا مقصد سر جی یہ ہے کہ جتنا آپ خود بچے کو ساتھ لے کر قدم بقدم چلیں گے، انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں دوسرے معاملات میں آسانی ہوگی، بچوں کو انٹیگریٹ ہونے میں آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کو باہر لے کے جانا کسی میوزیم میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینس کہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہاں کے بچوں کو کہہ لیں کہ وہ ایک اسکول کے باہر کی جو لائف ہے اس میں کافی زیادہ معلومات، کافی سارا چیزیں مل جاتی ہیں. میں بات صرف پریکٹیکلی تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، ایک ناقص ہو سکتی میری انفارمیشن لیکن اتنی زیادہ نہیں. اس لیے ہوتا گیا کہ جب ہمارے بچوں کو ویکیشنز کے بعد دوسری چیزوں کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے کیا ٹائم کس طرح گزارا، تو پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ گھر میں رہے. میں سارے والدین کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک گرینڈ میجورٹی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے جس کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے سکتے. اس لیے دوبارہ سوال کی طرف آؤں گا، ہمارے بچوں کی پوری کوشش ہوتی ہے انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، گھل مل رہے ہیں، کوئی شک نہیں، علیحدہ معاشرہ ترتیب نہیں وہ دے رہے، وہ اسی میں رہتے ہوئے اپنا مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جائے گی، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، ان کی بیک بون بن کے کھڑے ہوں، ان کو احساس دلائیں کہ جہاں تم ہو وہاں ہم ہیں. جتنے انٹیگریٹ ہم ہوں گے، جتنا معاشرے میں ضم ہونے کی کوشش ہم کریں گے اور پریکٹیکلی طور پر ہوں گے، اتنے ہی ہمارے بچے بھی اس معاشرے میں انٹیگریٹ ہوں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس معاشرے کے سارے اصول و قواعد و ضوابط کو اپنے اندر سمو لیں. ہم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے مذہبی رجحانات کو دیکھتے ہوئے سارے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہوئے رہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں کریں اور بچوں کے ساتھ انگیج ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. ہمارا کمیونٹی میں ایک بہت پرزور مطالبہ ہے کہ کمیونٹی کا ایک علیحدہ اسکول ہونا چاہیے. اس کا وقتی طور پر اور آنے والے وقتوں میں کتنا فائدہ ہوگا اور کیا اس کے نقصانات بھی ہوں گے؟ سر جی بڑا اہم اور بڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے. ہو سکتا ہے میں اس کا بہت زیادہ مفصل جواب نہ دے سکوں لیکن کوشش کروں گا. بات یہ کہ سر جی کمیونٹی کا ایک ڈیمانڈ ہے، بڑی دیر سے ڈیمانڈ ہے، لیکن ابھی تک اس کا فریم ورک کس طرح چلے گا، کس طرح ہوگا، کون سے سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، کیا ہوگا، اس میں بہت سارا کام ہونا باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فوائد سر یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے بچوں کی جو ہے وہ ریلیشن شپ مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں پہ رہیں، اور جو میرا خیال ہے والدین جو آ چکے ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ بچے یہاں پہ رہیں، یہاں پر تعلیم حاصل کریں، اگر ان کا پیٹرن آف ایجوکیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا تو میرے خیال میں وہی کہہ رہا ہوں، ناقص علم ہے، ناقص سوچ ہو سکتی ہے. یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اگر ہم ان کو اپنا سلیبس پڑھا کے اور یہاں پہ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنا سلیبس پڑھا کے یہاں پر ان کو جابز دلانے کی کوشش کریں. تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ان کے قانون بھی دیکھنے پڑیں گے ہمیں. اس کے بعد اس وقت کوئی ہمارے ٹیچر اویلیبل نہیں ہے یہاں پر. اگر آپ اجنتا میں سے منظوری لیتے ہیں، ایجوکیشن سے منظوری لیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے جتنے بھی ٹیچر ہیں ان کو یہاں کی پراپر لینگویج کا سیانو کا تلان آنی چاہیے، یہاں سے پڑھے ہوئے ہوں. اور ٹیچر بننے کے لیے ماجسٹیریو کی جو ڈگری ہے وہ چاہیے، جو پرائمری کے ہیں
जो सेकेंडरी एजुकेशन के हैं उनके लिए अपने किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर चाहिए आपको, यानी लिसेंसियातूरा ग्रादो चाहिए आपको, और उसके बाद एक मास्टर आपको चाहिए टीचर बनने के लिए। जब तक हम इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, इनके मुताबिक अपने आप को टीचर बन के नहीं दिखाएंगे, तो फिर वो करना ना, एक मुतालबा करना एक बैकग्राउंड होने के अलावा तो फिर समझ में नहीं आता। फ़ायदे नुकसान उससे पहले बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना, जब तक ये कोई प्रोजेक्ट रन ना हो, उसके देखा ना जाए इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। लेकिन मेरा नाकस जो तजर्बा है उसके मुताबिक पहले हमें बच्चों को यहाँ पर रहते हुए यहाँ के मेयारे तालीम के मुताबिक तैयार करें। एक टीम तो तैयार कर लें, हम माशाल्लाह हैं, ये मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन टीचिंग के शोबे में नहीं है। पहले वो तैयार करें, उसके बाद फिर उनको मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड वर्क किया जाए, और उसके बाद अगर आप मुतालबा करना चाहते हैं तो करें। लेकिन ये चीज़ें मद्देनज़र रखें कि उसके बाद उन डिग्रीज़ के बाद आया यहाँ के मामलात में काम ढूंढने में आपको कितनी को मदद हो सकती है। जहाँ पर स्कूल चल रहे हैं ना, वो मिडल ईस्ट में चल रहे हैं, तो वो उनका क्योंकि वो प्रॉपर वो इंग्लिश में वो उनको मेरा ख्याल पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जो हाई क्वालिफ़िकेशन है वहाँ पर भी कॉलेज लाइफ वो पाकिस्तान में ही करवाई जाती है, अगर उसको आपने कैरी करना। यानी अगर बच्चों का एक स्कूल बना दिया जाए सेकेंडरी एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटी में तो फिर भी आप यहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं वो कंपैटिबल होगा नहीं होगा, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपना ग्राउंड वर्क मुकम्मल करना चाहिए। डिमांड करने से पहले हमें ये देखना चाहिए रिलायबल है, आया हम कर सकते हैं, हमारे पास स्टाफ मौजूद है। फिर उसके बाद जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको बिठाया जाए, जो डिमांड करते हैं डिमांड सुनी जाए और रियलिटी बेस पर बात की जाए, तो फिर मेरा ख्याल है ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी यहाँ के मेयार तलीम को मद्देनज़र रखते हुए। और वही मैं ज़ोर इसलिए इस बात पे दे रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी कैरी करनी है बच्चों ने तो वो फिर यहीं की होगी। तो आया सेकेंडरी एजुकेशन का आप मुतालबा कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन का कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर बहुत अबहामात हैं। क्योंकि जहाँ पर ये सिस्टम चल रहा है वहाँ पर बच्चे पाकिस्तान में जाके अपनी स्टडी पूरी करते हैं, आया यहाँ पर इस तरह हो सकेगा। इसलिए मिल बैठ के इस पे बात हो सकती है और सारी बातों को मद्देनज़र रख के फिर आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल। आसिम साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हम बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग दीनी क्लासेस उनकी दीनी नशोनुमा पर क्या असरात छोड़ती हैं और उनका तरीक़ाकार जो है वो क्या होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम। मैं को बहुत मजहबी आलम नहीं हूँ, इसलिए इसमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरी भी हो सकती है। अपना एक नाकस ओपिनियन है वो मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। उसमें ये है सर, पहले नंबर पर यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका यहाँ पर स्कूलिंग में पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। सवालात किए जाते हैं, रट्टा सिस्टम है कोई नहीं, सवालात और प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मामला आगे बढ़ाए जाते हैं। होता क्या है सर जी, जब दीनी तालीम की बारी आती है तो बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, ये क्यों है, किस तरह है और क्यों हमने करना है। हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, चल चल करी जा, यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से वो हमें सवाल पूछते हैं साइंटिफिकली उनको बताना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, अमली तौर पर उनको दिखाना पड़ेगा। घर में हम कुरान पाक पढ़ते हैं, घर में हम नमाज पढ़ते हैं, कितना को हम अमल करते हैं बाहर जब हम निकलते हैं आया हम दीनी इक़्तिदार को साथ लेके चलते हैं, किस तरह बच्चे को गाइड करते हैं, कितना बच्चे से बात करते हैं। ये नहीं सिर्फ हो सकता कि बच्चे को आधे घंटे की 1 घंटे की क्लास हफ्ते में 2-3 दफ़ा दिन दे दी जाए और समझ लिया जाए कि बच्चा बस ठीक हो गया। उसके साथ साथ हमारा दिन एक मुफस्सल है, रहती दुनिया तक, दुनिया के बाद तक पूरी कुल कायनात को समाये हुए है। कुरान पाक में हर एक सवाल का जवाब क़यामत तक जो होगा उसके जवाबात मौजूद हैं।
ہم جوابات کتنے دے پا رہے ہیں بچوں کو؟ اگر بچے پوچھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی کیوں ضروری ہے، روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کا ہے کیا؟ کیونکہ یہاں پر بچے پوچھتے ہیں، ان کو جواب دینے کی کوشش کریں، اپنا نالج بڑھائیں۔ اس کے بعد جہاں تک بات آ گئی جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، میری گزارش ہوتی ہے جو لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں، جن کا میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے، ان کو میں بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ یہاں پر بچوں کو دینی تعلیم میں بھی یہاں کے سسٹم کے مطابق، کیونکہ جب بچے آپ کا اسکول میں پڑھیں گے تو وہ رٹے سسٹم سے ہٹ کے تھوڑا سا انگیج کرا کے پڑھاتے ہیں، پروجیکٹس کے بارے میں پڑھاتے ہیں، تو بچوں کو پہلے انگیج کرنا پڑے گا، بچوں کو ایک شوق دینا پڑے گا، بچوں کے دل میں رغبت بڑھانی پڑے گی، اور اس کے بعد الحمدللہ بچے آئیں گے اس کی طرف۔ لیکن صرف اور صرف 15-20 منٹ کی کلاس روز کی یا گھنٹے کی، ہفتے میں 2 دن، میرا خیال ہے بچوں کے بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں رہ جاتے ہیں، ہم پریکٹیکلی طور پر ان کو دکھا نہیں سکتے گھروں میں، اس کے بعد ہم ان کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے جو ان کا ذہن مانگ رہا ہے۔ جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، باہر جائیں گے، بیٹھیں گے، اپنے لوگوں سے بات کریں گے، پوچھیں گے، بہت ساری معلومات بندہ آبزرو کرتا رہتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، پاکستان میں بہت سارے مسائل ہم نے خطبے جمعے سے سنے، اس کے بعد اپنے قاریوں سے سنے، جب کلاس پڑھنے جاتے تھے تو تب کوئی نہ کوئی بات آ جاتی تھی، لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہے، یہاں ہے تو بہت کم ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے بہت مختصر، اس کے بعد 2-3 جماعتیں کروانی ہوتی ہیں، ایک آدھا مسئلہ بتا سکے، ہر بندہ یہاں پر جو سینٹر میں رہنے والے ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ باہر والے بچے خطبہ جمعہ میں بھی اپنی کو عربی میں جو مسجد ہے وہ اس میں چل رہی ہے، کوئی کسی میں چل رہی ہے، اس لیے یہاں پر ہمارا فرض دگنا 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بچے کے سوالات کا جواب تو تلاش کیا جائے اور ان کو جواب دیا جائے، پریکٹیکلی طور پر ان کو اس میں ساتھ لے کے چلا جائے، اور پہلے آپ مثال بنیں اور پھر ان سے کہیں یار تو بھی نماز پڑھ۔ جب وہ اپنے باپ کو ماں کو نماز پڑھتا دیکھے گا، باپ اور ماں کو قرآن پڑھتا دیکھے گا، وہی نہ ہو جائے لماری میں صفائی کرتے ہاتھ لگ گیا تو توبہ کر لی، یا توبہ میری کہ میرا ہاتھ لگ گیا بغیر وضو کے، اس کو ویسے بھی ہاتھ لگائیں، وضو کر کے ہاتھ لگائیں، صرف لماری میں پڑے ہوئے وہ گرد صاف کرنے کے لیے نہ کریں۔ تو وہ اس لیے اپنی زندگی میں شامل کریں دین کو، بڑا آسان ہو جائے گا پھر وہی دین اپنے بچوں میں منتقل کرنا۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس پر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، اور ہم ان جیسے ایکسپرٹ سے اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔